छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन 3 विभागों से जुड़ा वार्षिक प्रतिवेदन होगा पेश। सदन में कल 7,331 करोड़ का अनुपूरक बजट हुआ था पारित। आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस का विधानसभा घेराव, कानून व्यवस्था और महंगी बिजली को लेकर करेंगी प्रदर्शन। पुलिस ने लगाए जगह जगह बैरिकेड्स। संसद के बजट सत्र का आज तीसरा दिन, लोकसभा में आज बजट पर होगी चर्चा। बजट के खिलाफ संसद में विपक्ष करेगा प्रदर्शन। रायपुर में अपहरण कर मारपीट करने वाले 4 बदमाशों का जुलूस, आरोपियों ने वीडियो बनाकर पुलिस को दी थी चुनौती। दिल्ली से हुई थी गिरफ्तार। दुर्ग में बाढ़ में फंसे 10 लोगों को एसडीआरएफ ने निकाला। श्रीनाथ नदी किनारे चंगोरी गांव में फंसे थे सभी लोग। नमस्कार, जय जोहार, सुप्रभात, बहुत स्वागत आप सभी का आईबीसी 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस आज विधानसभा का घेराव करेगी, कानून व्यवस्था, महंगी बिजली को लेकर घेराव करेगी। पुलिस ने कांग्रेसियों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए हैं। आपको बता दें कि मंडी गेट चौक से लोधीपारा चौक तक 3 बैरिकेड्स लगाए गए हैं। शहर में रास्तों को डायवर्ट किया गया है। 200 ट्रैफिक पुलिस, 900 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की तैनाती यहां पर की गई है ताकि किसी प्रकार की हिंसा की स्थिति ना बने। कांग्रेस के घेराव की वजह से आज स्कूल भी बंद रहेंगे, यानी कि बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। पंडरी से विधानसभा के बीच सभी स्कूल बंद रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के चलते स्कूलों को बंद किया गया है। तो कांग्रेस आज विधानसभा का घेराव करेगी। आपको बता दें कि इसके पहले कांग्रेस ने ये चेतावनी भी दी थी कि इन तमाम जो मुद्दे हम आपको बता रहे हैं, चाहे बात करें महंगाई की या फिर बात करें बिजली बिल की, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के सड़क से सदन तक सरकार को कांग्रेस घेरेगी और चेतावनी के आधार पर ही आज घेराव यहाँ पर किया जा रहा है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, आज सड़क से सदन तक कांग्रेस ने जो चेतावनी दी थी कि घेरा जाएगा सरकार को, वो आज पूरा होने जा रहा है। क्या तैयारियां प्रदर्शन को लेकर, साथ ही प्रशासन ने क्या व्यवस्था कर रखी है? जी बिल्कुल, दोनों ही तैयारी आपको दिखाते हैं। कांग्रेस की तरफ से क्या तैयारी की गई है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। साथ ही संजीव है, जरा संजीव सिन्हा दिखाइए पीछे, ये जो स्टेज आपको सामने दिखाई दे रही है दूर तक, तो ये व्यवस्था है आज बड़े कार्यक्रम की। करीब 15 से 17 हजार कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेताओं के आने का दावा किया जा रहा है। संगठन की ओर से फ्लैक्स बैनर लग चुके हैं, कुर्सियां लगा दी गई है और मंडी गेट से लेकर के लोधीपारा के बीच में वन वे की जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से उनके कार्यकर्ताओं, उनके नेताओं के लिए है। वहां पर आएंगे, करीब दोपहर 12 बजे से उनकी सभा की शुरुआत होगी। जानकारी यह है कि प्रदेश प्रभारी यहां पर सचिन पायलट होंगे, वो यहां पर आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष है, तमाम विधायक हैं, तमाम संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं, ये इस रैली में सभा में भाग लेंगे। करीब 2 बजे ये रैली निकलेगी और जब रैली निकलेगी तो उसे रोकने के लिए जो पुलिस की तैयारी है उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये सामने देखिए, 3 लेयर की मजबूत बैरिकेडिंग की व्यवस्था पुलिस की ओर से की गई है। आपको यहाँ लोधीपारा चौक पे 2 लेयर की बैरिकेडिंग दिख रही है और पहली लेयर की बैरिकेडिंग सभा स्थल से महज करीब 50 मीटर दूर पे ही आपको दिखाई देगी। तो ये सड़कों पर उनके प्रदर्शन को रोकने के लिए, काबू करने के लिए है। लेकिन जिस तरह की भीड़ है और जिन मुद्दों को लेकर के शक्ति प्रदर्शन कर रही है, लगता है कि आपको रैली के दौरान पुलिस को बल प्रयोग या हल्के बल प्रयोग करने की स्थिति भी पैदा होगी, क्योंकि 16 से 17 हजार कार्यकर्ताओं की भीड़ को बुलाया जा रहा है। ये बात तो सड़क की हो गई, मुद्दे वही है, प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध और प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई, इन दोनों ही मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। ये सड़क की लड़ाई है, लेकिन सदन में भी आज जब विधानसभा के मानसून सत्र में होगा, प्रश्नकाल खत्म होने के बाद जो 12 बजे से शून्यकाल आवर शुरू होता है, उसमें कांग्रेस की तरफ से स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है और उसमें भी मुद्दा या अपराध ही रहेंगे। प्रदेश में
में बढ़ते हुए अपराध की घटना को लेकर के। तो एक तरफ 12 बजे से करीब सरकार को घेरने की कोशिश होगी सदन में, और उसी समय यहां सड़क पर सभा होगी और करीब 2 से 3 बजे के बीच में सड़क पर रैली निकलेगी और उसमें भी सरकार को घेरने की कोशिश होगी। तो ये कांग्रेस का पूरी की पूरी तैयारी है आज, और उसकी तैयारी को देखते हुए लग भी रहा है कि अच्छा खासा शक्ति प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि पुलिस की तरफ से भी उतनी ही व्यवस्था, उतनी ही मजबूत व्यवस्था की गई है। आम लोगों को तकलीफ ना हो इसके लिए रूट डाइवर्ट किया गया है, उसके चार्ट शेयर किए गए हैं मीडिया और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, ताकि लोग उस वक्त निकले तो उनको तकलीफ ना हो। लेकिन तकलीफ तो होगी, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में लोग बुलाए गए हैं पूरे प्रदेश से, राजधानी के कई रूट पे आपको जाम की स्थिति दिखाई देगी। और इसी को देखते हुए कई सारे स्कूल हैं जिन्होंने आज अपनी स्कूलों को बंद रखा है, क्लासेस बंद रखी है। हालांकि कुछ स्कूलें खुले भी हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मुश्किलें आपको दिखाई देगी। ये सामने देखिए, आपको ये तस्वीर मजबूत बैरिकेडिंग के लिए पुलिस की जो तैयारी है, हाफ रूट को खोला गया था उसको अब पैक करने के लिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं। पुलिस के अधिकारी जवान भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। वैसे ही कांग्रेस संगठन की ओर से कार्यकर्ता नेता भी है जो बचे हुए फ्लैग्स लगा रहे हैं, अधूरे फ्लैग्स को पूरा कर रहे हैं। तो आज पूरा का पूरा दिन सड़क और सदन दोनों पर विपक्ष की ताकत और उसकी ललकार देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल राजेश, प्रदर्शन को लेकर क्या तस्वीरें हैं, क्या तैयारियां हैं तो आपने हमें दिखाई है, लेकिन आपने साथ ही भी बताया कि रूट का डायवर्जन भी यहाँ पर किया गया। तो जाहिर सी बात है कि इस रूट से जो लोग रोज आना जाना करते हैं उन्हें आज दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल सदन में क्या स्थिति रहती है और सड़क पर क्या स्थिति रहती है, इसे लेकर अपडेट आपसे पूरे दिन लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का जो तीसरा दिन है, 3 मंत्रियों के विभाग से जुड़ा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत होगा। सरकार के खिलाफ 3 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आएंगे। सहकारी समिति, राशन दुकान और बस स्टैंड की अनियमितता पर जवाब देना होगा। सड़क दुर्घटना की समस्या को अजय चंद्राकर उठाएंगे। वहीं शून्यकाल में विपक्ष भी सरकार को घेरेगी। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, 3 मंत्रियों के विभागों का प्रतिवेदन आज प्रस्तुत होगा और जाहिर सी बात है कि आज भी सदन में हंगामे के आसार होने वाले हैं। सरकार के खिलाफ 3 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए जाएंगे। और चलिए राजधानी रायपुर से आपको एक बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां पर युवक का अपहरण कर पिटाई का मामला सामने आ रहा है। 4 आरोपियों की दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है। प्रिंस बांगड़े, अंकुश और 2 अन्य साथी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने बदमाशों का जुलूस भी निकाला है। IBC 24 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। पिटाई का वीडियो बनाकर वायरल किया था। बुढ़ियारी थाने में अपहरण और मारपीट का मामला दर्ज है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 4 आरोपियों की दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है और प्रिंस बांगड़े, अंकुश और 2 अन्य साथी गिरफ्तार हुए हैं। 2 तस्वीर आपको इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगर आप दूसरी तस्वीर देखें तो ये वही तस्वीर है जहां पर बदमाशों ने युवक की बेदर्दी के साथ पिटाई की है और बाकायदा उन्होंने ये वीडियो बनाया और वीडियो खुद अपलोड भी किया था और पुलिस को चैलेंज दिया था। जिसके बाद पहली तस्वीर ये है जहां पर पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की और इनका जुलूस निकालकर बदमाशों को चैलेंज दिया है और खुद पुलिस ने ये संदेश भी दिया है कि इस तरीके की हरकत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गुंडागर्दी पाप है, गुंडागर्दी पाप है, पुलिस हमारी बाप है। गुंडागर्दी पाप है, पुलिस हमारी बाप है। गुंडागर्दी पाप है, गुंडागर्दी पाप है, पुलिस हमारी बाप है। गुंडागर्दी पाप है, पुलिस हमारी बाप है। गुंडागर्दी पाप है। तो बदमाशों का जुलूस निकालकर पुलिस ने एक अच्छा संदेश पूरे शहरवासियों को यहाँ पर दिया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बिलासपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां हत्या की कोशिश करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बाइक खड़ी करने के विवाद में हमला किया था। घटना के बाद से आरोपी फरार हो गए थे। 4 आरोपियों की पहले से ही गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं 30 जून को ये पूरी घटना हुई थी, यानी कि 30 जून का ये मामला है। मसूरी पुलिस की पूरी कार्रवाई है। तो 2 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार किए गए हैं और बाइक खड़ी करने के विवाद में इन्होंने हमला किया था, यानी कि मामूली बात को लेकर विवाद बढ़ा था, जिसके बाद इन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था और 30 जून के बाद से ही पुलिस लगातार इस मामले की जांच में जुट गई थी। और चलिए अब दुर्ग से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां बाढ़ में फंसे 10 लोगों को STRF ने निकाला है। शिवनाथ नदी के किनारे चंगोरी गांव में ये लोग फंसे हुए थे। ईट भट्टा में काम करते थे सभी और मोगरा बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। अंजोला पुलिस चौकी का ये पूरा मामला है। तो बाढ़ में फंसे 10 लोगों को STRF ने निकाला है। बता दें कि जिस तरीके से प्रदेश में लगातार बारिश की स्थिति बनी हुई है, लगातार बाढ़ भी कई जिलों में आ चुकी है, नदी नाले उफान पर, और इस वजह से इस तरीके की स्थिति कई जगहों पर पहले भी बन चुकी है। अगर बात करें यहाँ की, तो यहाँ पर 10 लोग जो कि फंसे हुए थे उन्हें STRF ने सुरक्षित बाहर निकाला है।
सरगुजा संभाग में आरडीएसएस योजना के तहत 638 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिससे सरगुजा जैसे आदिवासी अंचल में विद्युत सुविधाओं का विस्तार हो सके। लेकिन काम की सुस्त चाल और मॉनिटरिंग के अभाव में योजना दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। आलम अब ये हो चुका है कि करीब 1 साल का समय बीतने के बाद भी किसी भी जिले में ये योजना 50% भी पूरी नहीं हो पाई है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। आरडीएसएस यानी रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, इसके तहत सरगुजा संभाग में करीब 6 अरब 38 करोड़ की काम मंजूर किए गए। केंद्र की इस योजना का मकसद था सरगुजा जैसे पिछड़े इलाके में बिजली की समस्या दूर की जा सके। इसके तहत सरगुजा जिले में 223 करोड़, सूरजपुर जिले में 193 करोड़, बलरामपुर में 130 करोड़, जशपुर में 37 और कोरिया में 54 करोड़ की राशि मंजूर की गई। इस राशि से फीडर वाइफरकेशन, एलटी लाइन का वाइफरकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बदलना, नंगे तारों पर केबलिंग करना जैसे काम होने थे। लेकिन करीब 1 साल बीतने के बाद भी योजना का 50% काम पूरा नहीं हो सका। बिजली विभाग के जानकार इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आरडीएसएस योजना जो है ये बहुत अच्छी योजना, शासन की योजना के अंतर्गत इसमें कमी अपने को ये दिख रहा है कि अगर ये छोटे छोटे टेंडर होता, छोटे छोटे निविदा किया जाता तो बहुत सारे ठेकेदार इसमें भाग ले सकते थे, जिसके अंतर्गत क्या कि हर ठेकेदार के पास मेन पावर है, तो उससे मेन पावर ज़्यादा होता और ज़्यादा काम हो सकता था सरगुजा संभाग में। आरडीएसएस के तहत टाइम लिमिट भी दी गई। सरगुजा में जुलाई 2025 तक काम पूरा करना है। अब तक 23% काम हो पाया है। जशपुर में सितंबर 2024 तक काम पूरा होना है। यहाँ महज 65% काम हो सका है। बलरामपुर में ये लिमिट जुलाई 2025 तक है। यहाँ 35% काम हो पाया है। कोरिया में मार्च 2025 तक काम पूरा होना है, जहाँ 42% काम हुआ है। जबकि सूरजपुर जिले में समय सीमा जुलाई 2025 तक है। यहाँ 44% काम ही हुआ है। ऐसे में विद्युत विभाग के अधिकारी भी मान रहे हैं कि काम में तेजी नहीं आ पाई है। से जशपुर डिस्ट्रिक्ट का काम सितंबर तक पूरा करने का निर्देश है, बट उसमें बीच में क्या है, पीवीटीजी का काम भी ऐड हो गया था, तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। सरगुजा का काम जुलाई 25 में पूर्ण होना है, उसमें अभी 1 वर्ष का समय है। वैसे ही बाकी काम जो है, बाकी डिस्ट्रिक्ट के काम मार्च 25 तक पूर्ण होने हैं। पीवीटीजी के काम आने के कारण थोड़ा सा डिले उसमें। बहरहाल अरबों की योजना के क्रियान्वयन में ठेकेदार किस तरह की हिलाहवाली कर रहे हैं, इसका अंदाजा काम की धीमी रफ्तार को देखकर लगाया जा सकता है। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। इधर रायगढ़ जिले में केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना कछुआ गति से चल रही है। योजना के तहत जिले के 919 गांव के 3,40,000 घरों तक शुद्ध पानी पहुंचना है, लेकिन अभी जिले में 35% से ज्यादा इलाकों में योजना का काम शुरू नहीं हो पाया है। जिन इलाकों में काम शुरू हुआ है वहां भी बारिश की वजह से गति धीमी है। पीएचई जिले के 1,92,000 घरों तक नल कनेक्शन करने का दावा कर रहा है, लेकिन पाइपलाइन कनेक्टिविटी नहीं होने के चलते कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति शुरू नहीं हो पाई है। इधर ठेका एजेंसियों का ये तकरीबन 100 करोड़ का भुगतान लंबित होने और बारिश के चलते निर्माण एजेंसियों ने भी काम बंद कर दिया है। ऐसे में योजना का काम पिछले 1 पखवाड़े से बंद पड़ा हुआ है। खास बात तो यह है कि केंद्र सरकार ने हर हाल में दिसंबर 2024 तक योजना को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में योजना समय पर पूरी नहीं हो पाएगी, इसे लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। आज हमारे रायगढ़ जिले के 219 गांवों में ये जल जीवन मिशन का काम पूरा हो जाना था और पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध हो जानी थी, किंतु पिछले कांग्रेस की सरकार ने इसमें गंभीर लापरवाही बरती है। आज भी उनके अधिकारी लोगों के द्वारा ना तो इस काम को पूर्ण किया जा रहा है। आज भी 70% ही ग्रामीण क्षेत्रों में यह काम पूरा हुआ है, जहाँ की पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाई है। कुल 113 ग्रामों में कार्य 70% पूर्ण हो गया है और इसमें से 23 ग्राम पंचायतों में कार्यों का सत्यापन किया जाकर हर घर जल प्रमाण पत्र भी दिया जा चुका है और हमारा दिसंबर 2024 तक सभी कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
और राज्य शासन ने हाईकोर्ट को बताया कि स्कूल कॉलेज धार्मिक स्थलों से अब 100 मीटर दूर शराब दुकानें रहेंगी। इसके पहले 50 मीटर की दूरी पर शराब दुकान खोलने का नियम था, जिसे बदल दिया गया है। इसके बाद भी कहीं शिकायत है तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। नियमों और प्रावधानों के आधार पर ही शराब और चखना दुकान संचालित होंगी। हाईवे से कम 500 मीटर से ज्यादा दूर पर शराब दुकान लगाने के निर्देश का भी पालन कराया जा रहा है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थलों समेत खेल मैदान और अस्पताल के आसपास संचालित शराब दुकानों पर प्रकाशित खबरों पर स्वतः संज्ञान लिया था। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए राज्य शासन और जिला प्रशासन से जवाब मांगा था। शासन के जवाब के बाद हाईकोर्ट ने याचिका निराकरण कर दिया गया। रायगढ़ नगर निगम में कांग्रेस सरकार के दौरान बने गौठान अब सरकारी फंड न मिलने के चलते बंद होने की कगार पर आ गए हैं। नगर निगम में बनाए गए 2 गौठानों को पहले संचालन के लिए डीएमएफ फंड से राशि दी जाती थी, जो अब बंद हो चुकी है। तो वहीं नगर निगम सीमा क्षेत्र से बाहर गौठान होने के चलते नगरीय निकाय विभाग से भी निगम को फंड मिलना बंद हो गया है। फंड न मिलने के चलते गौठान संचालित करने वाली संस्था ने गौठान संचालन करने से अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। इससे गौठानों के मवेशी शहर में नजर आने लगे हैं। बीजेपी जहां इस मामले में नगर निगम सीमा से बाहर गौठान बनाए जाने पर निगम को दोषी ठहरा रही है, तो वहीं महापौर फंड की कमी का हवाला देते हुए शासन से पत्राचार की बात कह रही है। गौठान का इन्होंने जो निर्माण किया था, ये जो शहरी गौठान था, ये दोनों का ही जो स्थिति था वो गलत था। नगर निगम का सक्रिय ना होना, इससे पूर्व भी राज्य सरकार की ओर से जो ये हमेशा दुहाई देते हैं कि हमारे पास फंड की कमी है, हमारे पास फंड की कमी है, तो फंड पूर्व में आया भी था, आपने उस फंड का दुरुपयोग किया था। गौठान बनाई गई थी जो कि अभी संचालित करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि जो गायों को लेकर गौ अभ्यारण्य बनाने के लिए कल्पना की गई थी, तो हमारे यहाँ तो ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें सिर्फ बजट और की ज़रूरत है। अगर वो हमें जारी करवाती है तो हम काम कराने में हमें सहयोग मिलेगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मंत्री नागर सिंह चौहान ने मुलाकात की। देर शाम सीएम हाउस में मुख्यमंत्री से भेंट की। रक्षाबंधन से पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बहनों को बड़ी सौगात दी है। लाडली बहनों को 250 रुपए की अतिरिक्त राशि मिलेगी। भिंड में बीजेपी एमएलए नरेंद्र कुशवाहा का वीडियो वायरल हो रहा है। विधायक अटेर थाना प्रभारी को फोन पर फटकार लगाते नजर आए। छतरपुर में बाढ़ में फंसे सभी ग्रामीणों का रेस्क्यू किया गया। घसान नदी में बाढ़ आने से 59 ग्रामीण टापू में फंस गए थे। जबलपुर में अघोषित बिजली कटौती और बढ़े हुए बिजली बिलों के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। विधायक लखन घनघोरिया की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली दफ्तर का घेराव किया। ग्वालियर में जलभराव की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। कटनी जिले के माधोनगर इलाके में कई सालों से रह रहे मजदूरों ने पार्षद भट्ट यादव पर धमकाने का आरोप लगाया। ऋषा के नानकपुर गांव के ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ग्वालियर में बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में किडनैपिंग की। सरेराह 2 भाइयों को किडनैप कर लिया। कटनी में रेलवे पुलिस ने प्रतीक्षालय से एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। गुना में कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित 18 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में आज 20 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में कई काम हो रहे हैं। इन प्रयासों से प्रदेश की स्कूल शिक्षा की तस्वीर भी बदल रही है। खासकर अलग अलग जिलों की जरूरतों और चुनौतियों को देखते हुए अलग अलग पहल की गई है। इस पहल से राज्य का बेमेतरा जिला स्कूल एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स एजुकेशन में पूरे प्रदेश के लिए रोल मॉडल बनकर उभरा है। दरअसल जिले में स्कूल शिक्षा के स्तर को उठाने में जब कई प्रयास अपेक्षाकृत परिणाम नहीं दे पाए, तो साय सरकार ने नवाजतन के 7 बिंदुओं पर फोकस कर काम शुरू किया। इसके लिए 80 शिक्षकों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है।
नतीजतन स्कूल शिक्षा की तस्वीर धीरे धीरे बदलनी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय प्रावीण्य साधन सह परीक्षा के तहत इस वर्ष शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बारगांव में 55 बच्चों का चयन हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लेकिन प्रतिभावान छात्रों को पास होने के बाद आर्थिक सहायता के रूप में प्रति माह कक्षा 9वीं से 12वीं तक 1000 रुपए छात्रवृत्ति दी जा रही है। हम लोग अपने स्कूल में हम लोग विषय मित्र बने हैं और हम लोग सबको समझा रहे हैं। और अभी हम लोग गर्मी में काम कर रहे थे, उसमें हम लोग गणित और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम लोग दूसरों को समझा रहे हैं और सिखा रहे हैं। विषय मित्र वो है, हम लोग गर्मी छुट्टी में पूरा पढ़ाई किए, गर्मी भर पढ़ाई किए, फेयर किए, खुद से पुस्तक को पढ़ के अपने आंसर को ढूंढे। गर्मी में अभी बच्चे लोग सब अपने मन से ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़े थे छत्तीसगढ़ में, और यहाँ एनएमएस की तैयारी बहुत अच्छे से, पिछले बार यहाँ 7 बच्चों का चयन हुआ। यहाँ बच्चों स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है और सर लोगों का बहुत अच्छा योगदान है यहाँ। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बारगांव में बच्चों को स्मार्ट टीवी के माध्यम से हाईटेक पढ़ाई कराई जा रही है। एक खास पहल यहाँ और भी की गई है। बच्चे विषय मित्र बनकर दूसरे बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई में लगातार निखार आ रहा है। पढ़ाई के अलावा बच्चों में स्पोर्ट्स एक्टिविटी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ के छात्र हॉकी में नेशनल तक खेल चुके हैं। सभी स्कूलों में जो हमारे शिक्षकगण हैं उनका प्रशिक्षण भी दिया गया है और निरंतर निरीक्षण किया जाता है स्कूलों का। सभी एसडीएम्स को भी मैंने निर्देशित किया है कि अपने जो सब डिवीज़न है उसके स्कूलों में जाएं और निरीक्षण करें, जिससे जो है वो पठन पाठन का कार्य जो है सुचारू रूप से चले। साय सरकार के प्रयासों से जिले में स्कूल शिक्षा की तस्वीर काफी हद तक बदल गई है। कई स्कूलों में बेहतर संसाधन उपलब्ध कराकर पढ़ाई की गुणवत्ता को और अधिक बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। साय सरकार के ये प्रयास लोगों को खूब भा रहे हैं, इसलिए वे सीएम साय को तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं।